आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है आनुवांशिकी। इसे अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हमें आनुवांशिकी की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। देखिए बेटा, आनुवांशिकी का मतलब होता है कि जितने भी सजीव होते हैं उन सजीवों के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा हुई कि जीव विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। देखिए बेटा, अब हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता, देखो आनुवांशिकी अलग है और आनुवांशिकता अलग है। आनुवांशिकता को वंशागति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वंशागति। और इसे हम अंग्रेजी में हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आनुवांशिकता की परिभाषा पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता होती क्या चीज़ है। देखिए, आनुवांशिकता क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता और पिता, लक्षण मतलब गुण, और माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता या वंशागति, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम आनुवांशिकता या वंशागति की परिभाषा पढ़ेंगे। आनुवांशिकता का मतलब कि माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना ही, संतान में पहुंचना ही आनुवांशिकता कहलाता है या वंशागति कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई, समझा दिया था हमने कि
माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो लक्षणों का संतान में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है या कहते हैं। देखिए अब हम आगे आनुवांशिक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवांशिक लक्षण होता है क्या चीज़ है। देखिए बेटा कि ऐसे लक्षण जो माता या पिता से, ठीक है बेटा, ऐसे लक्षण जो माता या पिता से संतान में पहुंचेंगे, उन लक्षणों को, ये जो लक्षण होंगे उन लक्षणों को ही हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण। अब हम आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होती है। देखिए ऐसे लक्षण जो माता या पिता से संतान में पहुंचते हैं, उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो माता या पिता से संतान में पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। देखिए बेटा हमने अभी आनुवांशिकी और आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा। देखिए बेटा आनुवांशिकी जो होती है इसे अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और आनुवांशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी जो शब्द है वो अंग्रेजी के कौन से शब्द से मिलकर बना है, मतलब जेनेटिक्स से। और आनुवांशिकता जो शब्द है वो अंग्रेजी के कौन से शब्द से मिलकर बना है? हेरिडिटी के शब्द से। अब हमें इनका प्रतिपादन का ध्यान रखना है कि इनका प्रतिपादन किसने किया। अब हम जो जेनेटिक जो शब्द है उस शब्द का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे। तो बेटे ध्यान रखना है आपको कि जेनेटिक जो शब्द है उसका प्रतिपादन वैज्ञानिक है जिनका नाम है बैटसन। और जो हेरिडिटी जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। स्पेंसर, ठीक है। तो जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बैटसन ने। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर है, ठीक है, स्पेंसर ने। यह आपको याद करना। देखिए बेटा अब हम मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडलवाद क्या होता है, किसे कहते हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि आनुवांशिकी जो होती है, आनुवांशिकी के
जनक, यानी आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? देखिए बेटा, आनुवांशिकी का जो जनक है उस वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन। कोई तो जॉन भी बोलता है, कोई जोहन भी बोलता है, तो जॉन लिख दो चाहे जॉन लिख दो, एक ही बात है। ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्हें हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने जितने भी प्रयोग करे वो उद्यान मटर नामक पौधे पे किए। उद्यान मटर, देखिए बेटा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये हो गया किसका नाम? उद्यान मटर, मतलब जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया। तो उद्यान मटर का क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। देखिए बेटा, अब हम मेंडलवाद की परिभाषा पढ़ेंगे कि मेंडलवाद किसे कहते हैं। मेंडल ने क्या किया? मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलवाद कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, यानी मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर जितने भी प्रयोग किए, उन प्रयोगों का परिणाम निकला, उस परिणामों के आधार पर जो आनुवांशिकता के नियम बनाए गए या दिए गए, अर्थात जिनका प्रतिपादन किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल ने जो उद्यान मटर पर प्रयोग किया उसकी सफलता का क्या कारण था। तो पहला कारण कि मेंडल ने अपने प्रयोग के, अर्थात जितने भी प्रयोग किए, प्रयोग के गणितीय रिकॉर्ड तैयार कर लिए। गणितीय रिकॉर्ड तैयार किए। इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए क्या किया? गणितीय रिकॉर्ड तैयार किए। दूसरी चीज, मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया? मटर के पादप का चयन किया, अर्थात मेंडल ने मटर के पौधे का
चयन किया या चुनाव किया एक ही बात है, चुनाव किया। और उस तीसरा जो कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति कराई। तो ये हमने पढ़ लिया मेंडल की सफलता के कारण। पहला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गणितीय रिकॉर्ड तैयार किए। दूसरा, सफलता का कारण कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति कराई। अब इसमें जो मटर के लक्षण है उन 7 प्रकार के लक्षण होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, मतलब मटर के पौधे को ही क्यों चुना। सबसे पहली चीज कि मटर का जो पौधा है, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है। अर्थात एक वर्ष में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा गुण, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। अर्थात द्विलिंगी वो होता है जिसमें नर जनन भाग पुंकेसर और मादा जनन भाग स्त्री केसर, दोनों भाग यदि किसी पुष्प पर होते हैं, एक ही पुष्प पर होते हैं दोनों भाग स्त्री केसर और पुंकेसर, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। यानी मटर का पौधा कैसा स्वभाव का हो गया, उसका द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का अपन ये भी कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प होता है, एक ही बात। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण हम क्या करते हैं, इसमें परागण की क्रिया होती है। स्वपरागण तथा पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। पर परागण और स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता है। स्वपरागण और पर परागण अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका टॉपिक क्लियर कर लें। देखिए बेटा कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो अपन को आंसर कैसे लिखना है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, मटर का पौधा
द्विलिंगी पुष्प होता है। और द्विलिंगी का मैंने मतलब बता ही दिया आपको। द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण और परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। स्वपरागण और परपरागण जो है वो संकरण की विधियां होती है। देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें विपुंसन विधि द्वारा, इंपॉर्टेंट चीज है, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण कराया जाता है। चौथा पॉइंट, मटर के पौधे में कई विपरीत जोड़े या गुण पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण कराया जाता है। चौथा पॉइंट, मटर के पौधे जो होते हैं उनमें कई विपरीत जोड़े पाए जाते हैं। विपरीत जोड़े। अब हम मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ताओं के नाम पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि विश्व के अंदर मेंडल ने ही प्रयोग किया, दुनिया के दूसरे देश में मेंडल के अलावा भी कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, इसलिए इन्हें मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जिसमें हॉलैंड नामक देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुगो डी ब्रिज। ये तो हॉलैंड के थे। और जर्मनी देश के वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस। और ऑस्ट्रिया, जहां के मेंडल भी थे, उसी देश के ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एरिक वॉन शेरमैक। अर्थात इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है।